हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका ISM एजुकेशन में। मैं सैयद याकूब आज एक नई सीरीज के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। बड़ा हिम्मत और हौसलों के साथ कोशिश की है कि इस सीरीज में आपको वो सारी जानकारी दे सकूं जो मैंने थोड़ी बहुत एकत्रित की या इकट्ठी की है। आज इस सीरीज में जिसका नाम है हमारा द लीजेंड्स, जिसमें हिंदुस्तान की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की उन्नति के लिए और देश की एकता के लिए बहुत काम किया है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सफ़र भी किया। तो आज इस सीरीज में हम सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है उसको आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। तो इस सीरीज में जिसका नाम है महात्मा गांधी एक सफ़र आज़ादी के लिए, महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, वो चीज़ें नहीं जानते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपको सारी इंफॉर्मेशन इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि इस देश को आज़ाद करने में जिन लोगों का हाथ था या जिन लोगों ने आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत से नाम गुमनाम हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। लेकिन कुछ लीडरान हैं, कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया इस आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए। तो उसमें से एक हम आज जिन शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो है महात्मा गांधी जी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं महात्मा गांधी जी एक अच्छे परिवार से, जो गुजरात के पोरबंदर में स्थित था, वहां पे उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में। एक अच्छे परिवार से थे, अच्छी फैमिली थी। उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने अपनी शिक्षा उसी गुजरात के अपने शहर से की। उन्होंने मैट्रिक, जिसको हम लोग 10th भी बोलते हैं, 10th का एग्ज़ाम 1887 में पास किया। उसके बाद घर वालों ने बहुत ही कम एज में उनकी शादी करा दी। शादी भी उन्हीं के शहर के एक साधारण परिवार की लड़की जिनका नाम था कस्तूरबा मखानजी, उनसे उनकी शादी हुई। पहला पुत्र हुआ, लेकिन दुखद कि वो देहांत कर गया। लेकिन उसके बाद उनके 4 पुत्र हुए। उन चारों का नाम ऐसे तो आप जानते ही होंगे, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, जिसमें चारों के नाम में थे एक हरिलाल, मणिलाल, एक रामदास और एक देवदास। ये चारों उनके सुपुत्र थे। महात्मा गांधी जी ने 12th की परीक्षा पास की। कॉलेज की शिक्षा कुछ गुजरात से लिया, कुछ मुंबई से लिया। उसके बाद वो लंदन चले गए अपने एडवोकेट यानी कि वकालत की पढ़ाई के लिए। उन्होंने लंदन में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरा करने के बाद वो हिंदुस्तान आए। कुछ दिन हिंदुस्तान में रहने के बाद उनके एक करीबी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, जो साउथ अफ्रीका में रहते थे। और उन्होंने महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया कि आइए 1 साल इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कीजिए, वकालत कीजिए हमारी कंपनी के लिए, हमारे साउथ अफ्रीका के लिए। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए और उन्होंने वहां पे प्रैक्टिस शुरू किया। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस वहां पे आया जिसने उनके दिल को झकोर के रख दिया। यानी ये कहें कि उनको उसका बहुत असर हुआ और वहां से उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज की। अच्छी फैमिली के थे, वकालत की थी, पैसा था, लैविश लाइफ थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उस एक इंसिडेंट से उनको बहुत सारी चीजों पर यह सोचना पड़ा कि आखिर दुनिया में ये क्या चल रहा है, जिसके लिए फिर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। आइए पहले समझते हैं कि वहां पर हुआ क्या था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में
1893 में 7 जून 1893 वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास, पहले हम लोग जैसे अभी यहाँ पे ट्रेन में अब तो फर्स्ट क्लास नहीं है, पहले कूपे होता था फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे, टिकट उनके पास था, सब कुछ सही था, लेकिन कुछ साउथ अफ्रीकन लोगों को अपने साथ एक ब्लैक, इंडियन ब्लैक अपने साथ, उनको ये गवारा नहीं किया कि हमारे डिब्बे में एक ब्लैक चलेगा। ब्लैक जैसे इंडियन ब्लैक्स भी हैं, अफ्रीकन ब्लैक्स हैं, तो इंडियन ब्लैक्स थे। तो इस बात पे गांधी जी से उनकी कुछ बात हुई, लेकिन उन लोगों ने ट्रेन रुकवा करके गांधी जी को सामान के साथ उनको डिब्बे से बाहर निकाल दिया। यह बात गांधी जी को लगी, काफी लगी, इसके लिए गांधी जी ने वहां पर भी आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। तब जब उन्होंने देखा कि इस तरह की नक्सलवाद की समस्या बहुत ज्यादा है, उसके बाद और भी आंदोलन उन्होंने वहां पे किया और वो 1914 में वापस फिर भारत आ गए। भारत आने के बाद यहां से उनकी भारत की आजादी की यात्रा शुरू हुई, क्योंकि यहां पर भी ऐसे बहुत से कानून थे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो ब्रिटिश लोगों ने यहां पे लागू की हुई थी। कुछ चीजों को वो साउथ अफ्रीका में झेल करके आए थे, समझ करके आए थे, उन चीजों को बहुत गहराई से उन्होंने समझा था और अपनी लैविश लाइफ को छोड़ करके वो भारत आए और उन्होंने सबसे पहले अहिंसा आंदोलन, जिसको अहिंसा का मतलब होता है जिसमें कोई हिंसा ना हो, शांतिपूर्ण आंदोलन, उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन से शुरू करके उनका सफर धीरे धीरे वहां तक गया जहां पर उनको राष्ट्रपिता तक कहा गया। राष्ट्रपिता यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक देश का पिता का मतलब होता है जो सब लोगों को एक ही नजर से देखे, तो यह भी उनको सम्मान मिला राष्ट्रपिता का। तो जब वो भारत आए, उन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ जो कुछ भी यहां पे चल रहा था उस पर बहुत सा आंदोलन शुरू किया। सबसे पहला आंदोलन करीब 1917-18 में उन्होंने 2-3 जगह किया, जिसमें एक चंपारण था, चंपारण आंदोलन के नाम से था, एक अहमदाबाद में था और एक खेड़ा में था। तीनों जगह उन्होंने सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए उन्होंने किया था। वो था क्या, ब्रिटिश लोगों ने एक कानून किसानों के ऊपर लेकर के आए कि वो सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करेंगे और वो भी खेती करके वो एक फिक्स रेट कर दिया उन्होंने कि इसी रेट में बेचेंगे। तो ये किसानों को बहुत अजीब सा लग रहा था कि साहब वो खेती अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन उनके ऊपर ये एक कानून थोपा गया। कानून ये थोपा गया कि साहब वो सिर्फ नील की खेती करेंगे और नील की खेती वो भी बेचते वक्त सिर्फ एक फिक्स रेट में बेचेंगे। ये चंपारण आंदोलन यहां से चालू हुआ। गांधी जी ने उन किसानों के लिए एक आंदोलन किया। आंदोलन इतना अच्छा, इतना सक्सेसफुल रहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने इस नियम कानून को वापस लेना पड़ा। खेड़ा में भी उन्होंने जो किसानों के लिए आंदोलन किया वो था क्या कि उस साल बाढ़ आई थी। बाढ़ के आने से किसानों की फसल नुकसान हो गई। उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कोई राहत नहीं दिया और जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूला कि मुझे टैक्स चाहिए, चाहे आपकी खेती हो या नहीं हो। तब इस पर गांधी जी ने आंदोलन किया किसानों के साथ मिलकर के, और यह भी आंदोलन इतना सक्सेस था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना ये रूल वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से अहमदाबाद में भी कुछ मिल्स के मजदूर जो थे, मिल मतलब जहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, मिल के मजदूर, मिल सब तो अंग्रेजों का था, ब्रिटिश का था, उसमें काम करते थे कौन, इंडियंस काम करते थे। तो इंडियंस मजदूरों ने स्ट्राइक किया था किसी बातों को लेकर के, तो यहां पर भी गांधी जी उन लोगों के साथ खड़े हुए। उस जो भी उन्होंने
मजदूर लोगों ने जो आंदोलन किया था, जो स्ट्राइक किया था, उसके साथ गांधी जी थे और वहां पर भी उन लोगों की जीत हुई और गांधी जी ने उन लोगों को न्याय दिलाया। तो धीरे धीरे गांधी जी का पावर यहां से बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने आंदोलन किए वो सब अहिंसक थे, यानी उसमें हिंसा की कोई भी जगह नहीं थी। तो इन सब की वजह से ब्रिटिश सरकार ने ये सारे कानून को वापस ले लिया। इस तरह के बहुत से ऐसे कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी जिससे इंडियंस को परेशानी होती थी, क्योंकि हमारा गरीब देश था। मैक्सिमम लोग जो है वो खेती करते थे, जो ऑफिस में या जो किसी मिल में काम करते थे वो भी ब्रिटिश लोग की होती थी। उसी तरह से 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रॉलेट नाम का एक एक्ट लेके आया। रॉलेट एक्ट था क्या कि ब्रिटिश जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसको एक नया कानून मिला कि बगैर मुकदमा चलाए वो जिसको चाहे पकड़ करके जेल में बंद कर सकते हैं, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनों को पकड़ती और कितनों पे मुकदमा चलाती। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया कि बगैर मुकदमे के ब्रिटिश पुलिस जिसको चाहती उसको पकड़ करके जेल में बंद करती थी। बहुत से लोग जेल में गए, बहुत से ऐसे लोग जेल में गए, फिर उनका पता भी नहीं लगा वो कहाँ गए। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कितनों लोग को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे एंट्री नहीं हो रही थी, कहीं पर किसी पे मुकदमा नहीं था कि काउंटेबल हो कि हाँ इतने लोग पे मुकदमा हुआ है। बस उठाती थी, उठाकर ले आती थी। तो इसके लिए भी महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। उसी में एक आंदोलन जो है वो खिलाफत मूवमेंट कहलाता है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था कि उस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने सबको एक गोलबंद किया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबको उन्होंने गोलबंद किया। उसी में खिलाफत आंदोलन भी चला जो मुस्लिम नेताओं को लेकर के चला 1919 में। फिर उन्होंने 1920 में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग यानी कि हम सहयोग नहीं देंगे। किसको सहयोग नहीं देंगे? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग नहीं देंगे, उनके किसी काम में उनका सहयोग नहीं करेंगे। अच्छा, यहां जानना जरूरी है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ। देखिए, जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में है वहां पर शांतिपूर्ण एक सभा चल रही थी। ऐसी सभाएं बहुत हो रही थी हिंदुस्तान में, हर जगह हो रही थी। वहां पर जनरल डायर के द्वारा यानी कि ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई और काफी लोग वहां पे मारे गए। इतने लोग एक साथ मारे गए, कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां कुएं में छलांग लगाई, उसमें भी वो मरे। इतने लोगों की शहादत के बाद पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, देश के बाहर भी बहुत सी गवर्नमेंट जो है वो सख्ते में आ गई। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि जनरल डायर इतनी बड़ी हिम्मत भी कर सकते हैं जिसमें काफी लोग शहीद हो। इसको देख करके तब महात्मा गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया, असहयोग आंदोलन। यानी कि हम अब आज से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग किस सेंस में? हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको रेवेन्यू मिले। हम अपने खेती का सामान उनको नहीं बेचेंगे, उनके बने हुए सामान को नहीं खरीदेंगे, सहायता न लेंगे और न सहायता देंगे। अपील की गई लोगों से कि आप लोग कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा हो। तो लोगों ने जो मिल में काम करते थे उन्होंने नौकरियां छोड़ दी ताकि उनका प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया। लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से बाहर निकाल लिया कि नहीं पढ़ाएंगे। तो एक ऐसा मूवमेंट चला, इतना बड़ा मूवमेंट चला कि हम ऐसा कोई भी काम अब नहीं करेंगे जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट मिले। हम सामान अगर खेती करेंगे तो इंडियंस को बेचेंगे, हम अपना जो बनाएंगे जैसे खादी का सामान बनाएंगे या कोई सामान बनाएंगे इंडियंस को बेचेंगे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि लगा कि अब इस आंदोलन से देश आजाद हो जाएगा। लेकिन हर चीज जैसा सोचता है आदमी वैसा तो हो नहीं सकता। हुआ ये कि मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था, पूरे देश में इस मूवमेंट को सपोर्ट मिल रहा था, सारे इंडियंस एकजुट होकर के इस पे काम कर रहे थे।
तभी यूपी में एक जगह है चौरी चौरा, चौरी चौरा में भी एक सभा चल रही थी और ब्रिटिश पुलिस के द्वारा वहां पर उन पर गोली बरसाई गई, जिसमें कुछ इंडियंस मर गए, शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो वहां के लोग इतने उग्र हुए, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस एरिया में जो पुलिस स्टेशन था ब्रिटिश का, उसमें आग लगा दी। 20-22 सिपाही ऑफिसर के साथ वहां जल करके मर गया, लोगों ने मार दिया। इतने हिंसक रूप में आने के बाद गांधी जी भी इससे बहुत आहत हुए, क्योंकि वो किसी भी मूवमेंट को अहिंसक चलाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे हिंसा हो। क्यों? क्योंकि हिंसक और भी पार्टी थी जो हिंसक अपना मूवमेंट कर रही थी, गांधी जी उनके साथ नहीं थे। तब गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक शांतिपूर्ण आंदोलन हम चलाएंगे, चलाते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने 1930 में फिर एक दूसरा आंदोलन चालू किया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार हमको दबाने के लिए, हमको कुचलने के लिए, हमारे सभाओं को कुचलने के लिए, हमारी नीतियों को दबाने के लिए जो भी कानून बनाएगी हम उसको नहीं मानेंगे। फिर समझ लीजिए, तो एक ऐसा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसके अगेंस्ट कोई अहिंसा नहीं करेंगे, लेकिन उस कानून को नहीं मानेंगे। तब हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लॉन्च किया जिसमें यह कहा कि इंडिया में नमक नहीं बनेगा, यानी इंडियंस नमक नहीं बनाएंगे, नमक बाहर से बन के आएगा। तो चूंकि यह आंदोलन ही यही था कि हम इनकी किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, तब महात्मा गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा की, जिसका नाम दांडी यात्रा था। दांडी यात्रा क्या था? गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से उन्होंने एक यात्रा शुरू की, जो यात्रा करीब 12 मार्च 1930 को उन्होंने शुरू किया। और एक जगह थी, इसका नाम था दांडी। ये समुद्र के पास एक जगह थी गुजरात में, जो 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने खुद से नमक बनाया। नमक बना करके उन्होंने सरकार को, ब्रिटिश सरकार को यह दिखाया कि हम आपके किसी कानून को नहीं मानते हैं। इसी को कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार की नीतियों को, सरकार के कानून को नहीं मानने के लिए यह एक आंदोलन चला। तो ये भी आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे देश में फैला कि भारत की जो उस वक्त की राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज का मतलब कि हमने माना, इंडियंस ने माना कि नहीं, अब मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीजें मतलब कि ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई थी, अब वो कुछ कानून को वापस लेती थी, कुछ लोगों को कुछ सुविधाएं दे देती थी। तो तब इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारे थे, उन्होंने एक मीटिंग किया और कहा कि नहीं, अब हमको टुकड़े में स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उन्होंने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। यह जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, जिसपे उन्होंने नमक बना करके कानून तोड़ा था, यह अहमदाबाद के साबरमती से दांडी करीब करीब 390 किलोमीटर पैदल चले थे। और यह यात्रा 24 दिन में समाप्त हुई थी। चले थे बहुत कम लोग, लेकिन लाखों की लोग भीड़ उसमें धीरे धीरे आती चली गई थी। जब गांधी जी ने यह नमक कानून तोड़ने का पूरा निर्णय लिया और नमक कानून तोड़ा, उसके बाद वो वहां से दक्षिण की तरफ गए, निकले पैदल ही। दक्षिण में भी उनको आंदोलन करना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उनसे इतना घबरा चुकी थी कि उन्होंने करीब 4 या 5 मई की रात में उनको गिरफ्तार कर लिया। 1930 में ही 4 या 5 मई की रात में उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद वो उनके साथ कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि तब तक गांधी जी की पॉपुलैरिटी जो थी वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोने कोने में जा चुकी थी। क्योंकि अहिंसक आंदोलन बहुत कम ही दुनिया में होता है, और गांधी जी का जितना भी आंदोलन था वो सब अहिंसक था।
अब 1940 आते आते पूरे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के आंदोलन चालू हो गए। जब ये आंदोलन चालू हुए तो 1942 में एक नारा आया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो है बहुत पॉपुलर हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट ये एक ऐसा मूवमेंट बना जो 1942 में पूरे भारत में एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छा आंदोलन में तब्दील हो गया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब यह पॉसिबल नहीं है कि हम डंडे की जोर पर या बंदूक की जोर पर हम लोगों को संभालेंगे, क्योंकि जो इंडियंस उनके साथ थे, आखिर ब्रिटिश जो थे वो अपने सिपाही तो लाए नहीं थे, सिपाही भी तो इंडियन ही थे, हम और आप में से कोई रहे होंगे, हमारे पूर्वज रहे होंगे। जब उन लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब हम यहां पे अपना शासन नहीं कर सकते, अब पॉसिबल नहीं है कि यहां पे शासन हो। तब पूरे देश में जो आंदोलन चल रहे थे, इस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि हम भारत को अब आजाद देश घोषित करते हैं। और 15 अगस्त 1947 में गांधी जी के अथक प्रयास, इसमें वो लोग भी थे जो इनको हम पहचानते नहीं हैं, जिनको जानते नहीं हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उन सब की वजह से, और गांधी जी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आंदोलन किए, सब अहिंसक आंदोलन, उसकी वजह से हमें 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। इस आजादी में एक आदमी का तो योगदान नहीं था, इसके बाद बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बहुत से लोग बंटवारे में मार खाए, गांधी जी ने इस पर भी आंदोलन शुरू किया, भूख हड़ताल भी की। कुछ तबका ऐसा था, कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी जी के इस मुस्लिम हिंदू एकता को बर्दाश्त नहीं कर पाए, या और भी बहुत सारे रीजन रहे हो सकते हैं या होंगे, जिसकी वजह से 30 जनवरी 1948 में एक हत्यारा जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, उसने गांधी जी की हत्या कर दी, निर्मम हत्या, गोली मार करके। एक अंत हुआ उस शख्स का जिसने देश को आजाद करने के लिए अपनी लैविश लाइफ, अपनी अच्छी लाइफ को, अच्छी फैमिली होते हुए, अच्छी पढ़ाई होते हुए देश के लिए सब कुर्बान कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने देश की आजादी के लिए सोच लिया था कि अब हमको किसी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ना तो सामान का इस्तेमाल करना है, ना कपड़े का इस्तेमाल करना है, खुद अपने हिंदुस्तान के बनाए कपड़ों को पहनना है। तो गांधी जी का जो एक दर्जा था वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं था, पूरे देश ने उनके इस जो आंदोलन चले, जितने भी हिंदुस्तान में अहिंसक आंदोलन, पूरे दुनिया में आज भी उसका नाम है। आज भी लोग गांधी जी को उनके इस अहिंसक आंदोलन के लिए जानते हैं। गांधी जी के नाम के आगे एक महात्मा वर्ड जुड़ा था, तो उनका नाम पड़ गया महात्मा गांधी, ठीक। और एक नाम और जुड़ा जो कहलाया राष्ट्रपिता। हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं। ये राष्ट्रपिता नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, तब से हम लोग उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते हैं। और आज भी हम उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर पे यहाँ पर उनकी जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं। उनके एहसान का बदला तो हम लोग नहीं चुका सकते, लेकिन अगर हम उनके आदर्शों पे थोड़ा बहुत पे चलें तो शायद जिस आज़ाद देश के लिए, जिस आज़ादी के लिए जो उन्होंने जितने भी कदम वहाँ रखे, जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, तो अगर हम उनके कुछ आदर्शों को अपना लें तो शायद मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो इस सीरीज द लेजेंड्स में आज हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। जितनी नॉलेज मैं आपको दे सकता था मैंने दिया। इसी तरह की सीरीज जिसमें हम अपने देश के उन लोगों के बारे में जानेंगे
जिन्होंने देश के लिए, चाहे वो आज़ादी के लिए हो, चाहे देश की उन्नति के लिए हो, आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की बात हो, वो सारे लोग जो देश की उन्नति के लिए हमेशा लगे रहे, अपनी जान कुर्बान किया, अपनी लाइफ स्टाइल कुर्बान की, उनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और आज हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा। इस 2 अक्टूबर के मौके पे ये महात्मा गांधी जी को ISM एजुकेशन, ISM परिवार की तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। ये श्रद्धांजलि इस पूरे ISM परिवार की तरफ से हम अपने दिल से, हार्दिक दिल से उनको देते हैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और फिर मिलेंगे अपने अगले द लेजेंड्स के एपिसोड में।